हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टडी। तो इस वीडियो में हम जो भी अपकमिंग एसएससी जेई का एग्ज़ाम है उसके लिए हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल एसएससी के लिए नहीं बल्कि बाकी जितने भी स्टेट एई और जेई लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए आप काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो अपने एक रैपिड सीरीज की तरफ इसको प्रोसीड करेंगे और जल्दी जल्दी अपने ऑलमोस्ट एग्ज़ाम से पहले पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लें, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो अपना है सोम है। तो सोम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो है वो कितना होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल एक एक या दो कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनका जो पॉइजन रेशियो है वो माइनस में भी चला जाता है, लेकिन अपना जो एसएससी ने जो आंसर करेक्ट माना है वो अपना होता है 0 से 0.5 को, तो अपने को यही मान के चलना है। ठीक है, ठीक है। अब पॉइजन रेशियो आपको पता ही होगा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये आपका म्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप जैसे कुछ जो भी वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली इस वैल्यू को भी पूछ लिया जाता है कि कितना क्या वैल्यू है। रबड़ के लिए इतने ये वैल्यू दे रखी है, इसको आप 0.5 मान सकते हैं। ठीक है, और जो भी गोल्ड है, गोल्ड के लिए वैल्यू आप वेरी करती है 0.42 से 0.44। सेचुरेटेड क्ले है उसके लिए वैल्यू 0.40 से 0.49। इसी तरह आप सारे के सारे ये वैल्यू आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो सारी मैंने यहाँ पर डाल दिए, तो आप इससे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कोई भी वैल्यू कहीं भी किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। जब भी ये बात आ गई रेजिलियंस की तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा हमेशा बात करता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब देखिए, द स्पेसिमेन इन चारपी इम्पैक्ट टेस्ट सब्जेक्टेड टू। एक चारपी इम्पैक्ट टेस्ट होता है, देखिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, ये मेजर करता है किसके लिए, अपने हार्डनेस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो चारपी टेस्ट, ये एक चारपी टेस्ट होता है और आपका होता है आईजेड टेस्ट। आईजेड टेस्ट, तो जो चारपी टेस्ट है वो आपको सिंपली क्या होता है, एक सिंपली सपोर्टेड कोई सपोर्ट होता है, उसके ऊपर अपने एक नोच, ये एक नोच बना देते हैं, एक नोच टाइप का स्पेसिमेन होता है। ठीक है, एक नोच टाइप का स्पेसिमेन आपका होगा। ठीक है, वो आपका यहाँ ऐसे रखा हुआ होगा, एक मतलब कि सपोर्ट इसका सिंपली सपोर्टेड होगा, और जो ऊपर से है क्या, ऊपर से क्या अपने इसको हैमर से इसको स्ट्रोक देंगे, ताकि फिर ये इसके जिस भी पॉइंट पर ये टूटता है तो वो उसकी वैल्यू मेजर कर ली जाती है। तो सिंपली इसमें क्या है, आईजेड टेस्ट आपका क्या होता है कि सिंपली सपोर्टेड पर होता है, और ये सॉरी चारपी टेस्ट आपका सिंपली सपोर्टेड पर होता है, आईजेड टेस्ट आपका किस पर होगा, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर जो सपोर्ट होगा उस पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो स्ट्राइक कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन, और ये जो आपका नोच बना हुआ है उसकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। ठीक है, इस वाले केस में, और इस वाले केस में क्या करते हैं, जो जिस डायरेक्शन से स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, ये उसी डायरेक्शन में आपका नोच बनाया हुआ होता है, उसी डायरेक्शन में आपको नोच मिलेगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट जो आंसर होगा चार पिन टेस्ट के लिए वो हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर ब्लॉक है सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर। ठीक है, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू। अब ये कह रहा है कि आपका कोई ऐसे स्क्वायर का ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये जो डायगोनल पर जितना भी, अगर ये पूरा शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, ठीक है, तो इस पर डायगोनल पर जितना भी स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो इसकी डायरेक्ट वैल्यू, इसको ये वैल्यू आप बता दो। तो इसकी आपको वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्साइल की वैल्यू जो होती है वो होती है सिग्मा बाई 2, यानी कि क्या होता है, हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन हो जाएगी। इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है हाफ ऑफ शियर, वरना इसका डेरिवेशन काफी बड़ा हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ताकि जो भी आप जब भी आप रिवीजन करो प्रीवियस ईयर का, तो आपको पहले से ही सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। तो आपको इसके लिए एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला, रिजिडिटी और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, 2 E/2 1 प्लस का म्यू।
ठीक है। आप किसके फॉर्म में दे रखा है ये आप यहाँ कर दो सेट। ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टू इंटू में जी वन प्लस म्यू। ठीक है, अब इसने यहाँ पर जी को एन डिनोट कर रखा है, तो आप ये देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो अपना आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ द लेंथ L एंड B इज द थिकनेस विद B, L एंड B एंड थिकनेस उसकी दे रखी है D, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा ब्लॉक है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक है ये इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये जो वैल्यू है, ये आपका एक वैल्यू दे रखी है डी, और ये वैल्यू दे रखी है आपकी बी। ठीक है, ओके, और ये एल लेंथ है इसका, ये ऐसे मान के। अगर हम इस यहाँ पर अगर लोड लगाते हैं, ठीक है, तो लोड लगाने के कारण कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना जनरेट होगा, इसमें अपने को वो बताना है। जब आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जब जब भी बात आएगी वॉल्यूम जब कहाँ भी आ जाता है, तो उसमें तीन चीज़ें आ जाती है, एल बी और एच। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखना है कि तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन को जनरेट करेगा। तो यानी कि अगर हम इसको, अगर अब हम इसको लोड लगाते हैं, तो एक्साइल वी जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी जनरेट हो जाएगा। अब आपको पता है जब एक डायरेक्शन में आप ये पी लगाओगे, तो एक डायरेक्शन में आपको पॉइजन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, तो फिर वो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, उसको एक डायरेक्शन में अगर हम लगा रहे हैं, तो बाकी दो डायरेक्शन में उसकी थिकनेस और उसकी डेप्थ वो कम हो जाती है, उसी को अपने क्या कहते हैं, उसी के इफेक्ट को अपने पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो इसका अगर हम एक डायरेक्शन में, अगर हम पी के डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी इस लोड के कारण, इस लोड के कारण क्या क्या जनरेट होगा, माइनस, ये माइनस निशान इसलिए आया था क्योंकि उसकी थिकनेस ही, उसकी जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है। तो P बाई ई, ओके, प्लस माइनस का म्यू, इसको इसको आप इसको प्लस में ही रखो सबको, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी म्यू की, क्योंकि म्यू दोनों माइनस में आएगा, यानी कि लेटरल डायरेक्शन, इसको आप लेटरल डायरेक्शन मान सकते हो, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मान सकते हो, यानी कि दोनों डायरेक्शन जो कम हो रही है उसको आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये अपना, ये इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। ठीक है, एक्साइल एक्स की डायरेक्शन में तो हमने लोड ही लगाया था, ये लेटरल डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मान लीजिए। तो इस डायरेक्शन में ये तीन अपने पास इक्वेशन बन के आ गए। अगर हम इसको एक जगह एक साथ अगर लिख लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा अपने उसका, इसमें पी बाई ई जो है वो कॉमन आ जाएगा, और अपने पास जो फाइनल आंसर है वो ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the property of material by which it can be drawn into a smaller section by application of tension। कहीं कहीं भी आपको ये नाम अगर दिख गया टेंशन में, यानी कि हम किसी भी मटेरियल को ऐसे खींच रहे हैं, तो वो क्या शो करेगा, उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। ओके, अब देखिए, एक यूनिफॉर्म बार है सपोर्टेड एट वन एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड लोडेड एट द बॉटम एंड बाय द a load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight will be। यानी कि अपने पास एक बार है, ये देखिए एक बार है, ठीक है, वो क्या है, सपोर्टेड एट वन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट करवा दिया, लोडेड एट द बॉटम, ठीक है, एंड बाय द लोड इक्वल टू द वेट। अब सबसे पहले अपने क्या है, एक तो खुद सेल्फ वेट है, और एक पी लोड भी लगा हुआ है, हम मान लेते हैं कि एक पी लोड भी लगा हुआ है इसके इसके ऊपर। तो अगर हम दोनों का इफेक्ट, एक बार तो हम सिंगल का इफेक्ट लेना है, एक बार हमको इस दोनों का इफेक्ट लेना है। यानी कि सिंगल का कहने का मतलब एक बार केवल आप इस पी के कारण जो इलोंगेशन हो रहा है उसका, और एक बार आप इस सेल्फ वेट के कारण और इस पी के कारण, दोनों के कारण इलोंगेशन हो रहा है, उसकी आपकी स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर करना है। सिंपल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू में पी इंटू में डेल्टा। ओके, डेल्टा आपका हो जाता है जो भी डिफ्लेक्शन ये जनरेट करेगा वो। अब देखिए सेल्फ वेट के कारण आपका क्या होगा, अगर हम केवल सेल्फ वेट माने, ठीक है, तो सेल्फ वेट के कारण जो हो जाएगा 1/2 इंटू में पी इंटू में, सेल्फ वेट कारण क्या होता है, पी एल अपन में डब्ल्यू ए या डब्ल्यू एल अपन में 2 ए, तो पी एल अपन में 2 ए ई, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एल अपन में 4 ए। ओके, ये हो गया, ये हमने क्या माना है, ये हमने U1 बोल देते हैं, ये हमने ये माना है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सेल्फ वेट है, और ये अभी P को हमने कंसिडर नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, P के कारण भी और सेल्फ वेट के कारण भी कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए
तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं पी, पहले वाले के कारण जो जनरेट हुआ वो तो अब वो सेम का सेम लिख देते हैं, पी स्क्वायर एल अपन में 4a। अब आपको पता है इस पी के कारण क्या क्या इलोंगेशन आता है, केवल लोडिंग के कारण आता है, पी एल अपन में ए आता है। ठीक है, तो इसको भी इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में पी एल अपन में ए ई इंटू में पी, तो पी स्क्वायर एल अपन में 2e आ गया, पी स्क्वायर एल अपन में 2e। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गई, 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा तो 4e, तो इधर से आ जाएगा 2 1 + 2 यानी कि आ जाएगा 3 पी स्क्वायर एल अपन में 4a। तो अपने पास ये मान लिया हमने u2 की वैल्यू मान ली। तो हमारा जो u1 था ये वैल्यू निकल के आई पी स्क्वायर अपन एल अपन में 4a, और ये वैल्यू निकल के आएगी 3pl स्क्वायर अपन में 4a, यानी कि ये वैल्यू इससे कितना गुना है, इससे कितना है तो वो है थ्राइस। तो दिख रहा है ये तो 3 है, ये अलग से आ रहा है, तो सिंपली आंसर ये हो जाएगा डी। ओके। अब देखिए इसमें एसएससी में मेन चीज़ क्या है कि सारे के सारे जितने भी जैसे आपने पहली यूनिट स्ट्रेस ट्रेन वाली जो बेसिक जो यूनिट है फर्स्ट, उसकी अगर क्वेश्चन लगा लेते हो सारे, तो वो एक तरह से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये क्वेश्चन वापस एक तरह से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एक फॉर्मूला, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, वो होता है जी शेयर मॉडल क्या इक्वल टू क्या होता है, E/2 1 + E/2 1 + का म्यू। ठीक है, अब आपको ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी तरह से कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अब बस इसमें इसने क्या किया है, म्यू को 1/m रखा है, म्यू को 1/m रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो कोई भी अगर आंसर इसका आप अगर सेट कर इसका पूरा सेट कर लोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या निकल के आ जाएगा। ये देखिए अपने इसको सेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ये ए, देख सकते हैं ई की वैल्यू, यानी कि यहाँ से देख लीजिए ई बराबर 2 इंटू में जी, ठीक है, 1 + म्यू। जी को इसने एन माना है तो हम कोई बात नहीं, एन कर दे, म्यू को 1/m माना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर द टेंशन इंडिकेट, तो परसेंटेज इलोंगेशन हो रहा है वो भी वापस टेंशन में हो रहा है, वापस वही चीज़ आ गई, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन सेम, तो आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। ओके। अब देखिए डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम डक्टिलिटी कौन किसकी होगी, आपको पता है डक्टिलिटी जो है अगर इसका इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है कार्बन के कंटेंट से, कार्बन कंटेंट। अगर आपका किसी भी मटेरियल का कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी डक्टिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल का कार्बन कंटेंट कम है तो उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम जो परसेंटेज होता है वो होता है रॉट आयरन का, यानी कि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और पिग आयरन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सी। ओके। अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोन इन ए सॉलिड इज गिवन बाय, अब बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड। अब ये वॉल्यूम जब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो यानी कि ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड। तो ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो यानी कि ये पर यूनिट वॉल्यूम पर आपकी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये डायरेक्टली होगा डी। ठीक है, ओके। तो मॉड्यूलर इलास्टिक स्टील ये बताने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इसका आंसर सी होगा। अब बाकियों को भी देख सकते हैं, जैसे स्टील का इतना होता है और कॉपर का आप देख याद, ये सारी वैल्यू याद कर लेना क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू पूछ सकता है एसएससी एग्जाम में। ओके, कॉपर का होता है ये 1.1 इंटू 10⁵, एल्यूमिनियम का 0.7 और टंगस्टन का 3.5, टिम्बर का 0.1, सबसे कम टिम्बर हो गया, और कास्ट आयरन का 1.7। ओके। अब देखिए गलत स्टेटमेंट को बताना है इसके अंदर, देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में तो आप जानते होंगे, जो स्टील का उसके लिए बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये जो माइल्ड स्टील के लिए अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या बता रहा है आप देखिए, हैज़ 2 यील्ड पॉइंट बिल्कुल होता है, यहाँ एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, यहाँ एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। ठीक है, इट इज, हाँ बिल्कुल डक्टाइल मटेरियल है माइल्ड स्टील तो। हैज स्मॉल परसेंटेज ऑफ इनलोंगेशन एट फेलियर। ठीक है, स्मॉल परसेंटेज इनलोंगेशन एट फेलियर, क्या ये बात सही है? अगला भी देख लेते हैं। शोन, शो क्या आता है? स्ट्रेन हार्डनिंग। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन शो करता है ना, ये स्ट्रेन हार्डनिंग, ये वाला रीजन होता है स्ट्रेन हार्डनिंग का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग का ये शो करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि वो इलोंगेशन तो स्मॉल परसेंट, ये तो क्योंकि ज़्यादा इलोंगेशन शो करता है ना, कम इलोंगेशन तो शो करता नहीं अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहा है तो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट क्या? अब मॉडुलस इलास्टिसिटी का कंपेयर डायरेक्टली कर रहा है किसके साथ? कॉन्क्रीट के साथ। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा? अब इंडिकेट स्टील देन इट, क्या मोर इलास्टिक? बिल्कुल स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा। इसमें तो डायरेक्टली अब ना पढ़े हुए तो भी इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, और सी इसका जो ऑप्शन है वो मैंने लिखा नहीं, तो इसका सी जो ऑप्शन है वो लेस देन यील्ड स्ट्रेस मान लो, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, या अगला डी ऑप्शन मान लेते हैं, मोर देन यील्ड स्ट्रेस, मोर देन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या, जो वर्किंग स्ट्रेस, जब भी वर्किंग स्ट्रेस की बात आएगी तो उसमें क्या होता है, जो वर्किंग स्ट्रेस ऑलवेज लेस देन यील्ड स्ट्रेस होता है। ठीक है, हमेशा हमेशा वो ये यील्ड स्ट्रेस से कम उसको माना जाता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन यील्ड स्ट्रेस। तो वर्किंग, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज द मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस दैट ए मेटेरियल कैन बी सब्जेक्ट टू अंडर सर्विस लोड। बिल्कुल, वर्किंग लोड की जब बात हो रही थी इसका मतलब सर्विस लोड की बात कर रहा है। दिस स्ट्रेस इज ऑलवेज लोअर देन द यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। बिल्कुल, जब यील्ड स्ट्रेस से ही कम है तो अल्टीमेट तो उसके बाद की बात है, तो वो ऑब्वियसली दोनों से कम हो जाएगी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस, ये बाकी चीज़ आप देख सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यील्ड स्ट्रेस, उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला आता है, यील्ड स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस हो जाता है। ओके, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। डक्टाइल कब कहलाए कोई मटेरियल? हैज लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, क्या ये बात सही है? अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, ये कुछ बात सही लग रही है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक पहले क्वेश्चन पर हमेशा डिसाइड मत करना कि क्योंकि आगे एक पॉसिबिलिटी होती है कि उससे बेटर आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, जो बेटर है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो भी आपको बेटर आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब देखिए, डक्टाइल मटेरियल कुड बी हैमर्ड इनटू द वेरी थिन शीट, बिल्कुल नहीं। इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। जो हैमर्ड करके इसको थिन फिल्म में बना देती है उस कंडीशन को अपने मेलेबिलिटी कहते हैं, जो ये नहीं है। ठीक है, शोन क्या कहता है? लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन, नहीं, ये भी बात भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा, हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। ओके, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो इज डिफाइन एज द, ये तो आपको बताया दिया है। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है, उसके बाद में ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस लगाने पर वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, डेल वी अपन वी, इस तरह से ये हो जाएगा। इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। ओके, डायरेक्टली आंसर है इसका बल्क मॉडुलस, ध्यान रखना। और इसके बाद में आपके आपके जो यंग मॉडुलस जो होता है, ठीक है, इसके कुछ कुछ डेफिनेशन है, वो मतलब जो फॉर्मूले हैं वो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, जो यंग मॉडुलस होता है वो डायरेक्टली पता होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। और ये रिजिडिटी मॉडुलस होता है वो शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, ओके, तो ये आप यहाँ से ये फॉर्मूला देख सकते हैं। मॉडुलर ऑफ रिजिडिटी अभी जो बताया वो वापस आ गया, इसका मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन इसका आंसर है। अब देखिए रिएक्शन एट ए, अब ये पूछ रहा है कि
अब रिएक्शन, ये एक पर रिएक्शन बता दो, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको अभी पता नहीं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर हम दोनों की डायरेक्शन ऊपर रखें, अगर इसकी भी और इसकी भी डायरेक्शन ऊपर रखें तो एक अनस्टेबल कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब इस, अगर हमको रिएक्शन देना है, इसका मतलब ये है कि हमको इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखना है। वो तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही हो। हम मान के चलते हैं कि अपवर्ड है, तो वो देखते हैं उसका जो आंसर आ जाएगा अपने आप, जो करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका FBD बनाते हैं। 20 ऊपर लग रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे सपोर्ट है, यहाँ कुछ ऐसे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक, यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ रिएक्शन मान लेते हैं RA, और यहाँ रिएक्शन मान लेते हैं RB। इसकी लेंथ 100 है, इसकी लेंथ 100 है, 100 किसमें दे लेंथ की, ठीक है, 100 दे रखा है बस, ठीक है, 100 दे रखा है। और क्या कोई डिटेल दे रखी है इसमें? और कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमको हमको वैल्यू निकालनी है RA की। तो हम कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा जिससे, क्योंकि यहाँ पर दो दो अननोन आ गए, तो अगर हम यहाँ की वैल्यू, यहाँ का मूवमेंट जीरो कर दें, तो जब मूवमेंट जीरो करेंगे तो ये RB की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अपने पास केवल एक अननोन बच जाएगा, वो है RA। तो अपने डायरेक्टली वैल्यू RA की निकल जाएगी। तो मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज का निशान इसलिए लगाया कि जो क्लॉकवाइज को है हम उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब ठीक है, अब ये 200 है, 20 है, ये सॉरी 20 है, 20 इंटू में ये 20 को इस पॉइंट से आपको रोटेट करवाना है। इस पॉइंट से रोटेट किस तरह से कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, तो 20 इंटू में 100 और 100 200, ठीक है। और ये RA है, RA इस पॉइंट से कैसा कैसा रोटेट कर रहा है, RA इस पॉइंट से, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो प्लस का निशान आ जाएगा, RA इंटू में कितना 100 इक्वल टू कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। तो अब देख सकते हैं RA की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ये 400, और ये उधर जाएगा तो ये 100, 10 कट जाएगा 100 से, यानी कि 40 आ गया, 40 किलो न्यूटन माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू उधर जाएगी माइनस की, यानी कि अब वो डायरेक्शन आपकी, अब देखो नेगेटिव निकल के आई है, यानी कि ये जो RA जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तभी इसको वो स्टेबल रख पाएगा, वरना तो, वरना क्या होगा, ये पूरे सिस्टम को क्या, अगर RA भी ऊपर लगा देते तो पूरा सिस्टम भी ऊपर चला जाता। इसको स्टेबल रखने के लिए इसको नीचे की तरफ से अपने रिएक्शन रिएक्शन दे रहे हैं, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा A, ठीक है। ओके, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जर्व स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, ठीक है। जब भी बात आ गई इलास्टिक लिमिट की, आप देख सकते हैं जब भी इलास्टिक लिमिट की बात करेगा, ठीक है, ठीक है, ये है कौन सी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये इलास्टिक लिमिट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। जब भी आपकी यहाँ की बात हो रही है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो रीजन है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, जो कि अपने जब भी स्प्रिंग वगैरह बनाते, कोई स्प्रिंग वगैरह बनती है, उसके अंदर इसका ये कॉन्सेप्ट वहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप याद रखना, जब भी बात करेगा इलास्टिक लिमिट की तो उसका आंसर हो जाएगा रेजिलियंस, ओके, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज द लीस्ट इलास्टिक, सबसे कम इलास्टिक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम इलास्टिक है रबड़, ओके, सबसे कम इलास्टिक है रबड़। सिल्वर, आप देख सकते हैं रबड़ सबसे कम इलास्टिक है, ओके, क्योंकि आप बाकी इसका अगर वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रबड़ सबसे कम इलास्टिक मटेरियल है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कोई बार है एल लेंथ का है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ए है, ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार, आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी 1/2 इंटू में पी इंटू में डेल्टा है स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो होती है। तो अब ये क्या है, बोल रहा है कि टेंसाइल लोड है, सब्जेक्ट टू ग्रेजुअली अप्लाई टेंसाइल लोड, कहीं भी इसने सेल्फ वेट वगैरह की बात नहीं की। जब तक आपको कहीं भी क्वेश्चन में सेल्फ नाम वर्ड आपको ना दिखे, तब तक आप वो ये वाला WL/2E लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा PL/में, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा PL/में ए ही वाला, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू में PL/में ए इंटू में
ठीक है, P, तो P²L/2A, P की जगह W मान लो तो W²L/2A आंसर अपना। ओके, अब देखिए हुक लॉ है, जो होता है आपको पता होगा, मैंने बताया नहीं खैर, लेकिन हुक लॉ जो ये इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायग्राम में याद रखना, जो हुक लॉ है अपना, हुक लॉ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड होता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो किस केस में होगी, तो इसके लिए अलग अलग आपको, जैसे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, फिक्स्ड, अगर दोनों साइड में फिक्स्ड कर दिया, एक कैंटिलीवर दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी तो हर केस के लिए 1/2 इंटू में P इंटू में डेल्टा करके वैल्यू निकल के आएगी, उसके लिए डायरेक्टली ये देखो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो वैल्यू है अपने ये कैंटिलीवर बीम के लिए, वो है मैक्सिमम जो मूवमेंट आ रहा है इसका WL²/8 आ रहा है, इसके अंदर जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है किसके अंदर, फिक्स्ड बीम के अंदर WL²/12 आ रहा है, और WL²/2 किसके अंदर आ रहा है, ये जब कंडीशन कब है, जब प्रॉप है, ध्यान रखना, और ये कैंटिलीवर की कंडीशन है, जब बिना प्रॉप के है वो WL²/2, और इसके अंदर ये वैल्यू WL², ये सारी वैल्यू किसकी है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या है, मैक्सिमम किस केस में आएगा, तो अब इसमें आप आसानी से बता सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो देखिए इस केस में आ रहा है। ओके, WL²/2, आप इसे कैलकुलेट कर भी करके देखो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 1/2 इंटू में P इंटू में डेल्टा करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर केवल मूवमेंट की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप इसको देख के निकाल सकते हो, क्योंकि देखो सारी वैल्यू 12 है, इधर 8 है, मतलब डिवाइड में बड़ी वैल्यू यानी कि वो छोटी वैल्यू का होती है, तो ये WL²/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैंटिलीवर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग पॉइंट और रप्चर, जब बात आएगी इसकी ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, यहाँ तक कोई चीज, कोई अगर मटेरियल बोर्ड अगर ऑब्जर्व कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, तो वो उसका टफनेस होता है, वो यानी कि वो कितना टफ है, तो डायरेक्टली इसका आंसर याद रखना टफनेस, ये याद ध्यान रखना, मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर, तो ये आएगा टफनेस, ठीक है। ये की वर्ड होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये की वर्ड देखा, डायरेक्ट आंसर आपको दिमाग में रहना चाहिए, ये टफ, इसका आंसर है टफनेस, ठीक है। और एक चीज होती है, जैसे आप अगर ये जितना ज़्यादा, अगर यील्ड स्ट्रेस के बाद ये इसका, अगर यील्ड स्ट्रेस जो होता है, ये इसका यील्ड स्ट्रेस जैसे बना दिया, ठीक है, ये, ठीक है, तो जो यील्ड स्ट्रेस है ना, ये यील्ड स्ट्रेस, वो इसकी जितना ज़्यादा यील्ड स्ट्रेस होता है वो इसकी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी ये, अब ये जितना इस डायरेक्शन में जितना भी इलोंगेशन इसका ये शो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो इसका टफनेस होता है, और इस डायरेक्शन में जो होता है वो एक तरह से याद रखने का तरीका है, ये वो क्या करता है, यील्ड स्ट्रेस तक वो हार्डनेस कहलाता है उसका, यानी कि मटेरियल कितना हार्ड है, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वो मटेरियल कितना टफ है, वो चीज रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका तो डायरेक्ट आंसर स्ट्रेन हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं इसकी कोई डायमेंशन है, ठीक है, और इसके आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू ये याद रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट गेट द परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द लोड विच इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, जब कोई लोड अगर रिकवर हो ही जा रहा है तो वो तो इलास्टिसिटी कहलाएगी, जब रिकवर नहीं हो रहा है यानी कि वो कहाँ चला जा चुका है, प्लास्टिसिटी रीजन में जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल, जब बात करेगा लीनियर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप की, यानी कि हैविंग इलास्टिक स्ट्रेन प्रॉपर्टी, हाँ ये बात सही है, प्लास्टिक नहीं, जब बात आ गई ना लीनियर की, तो वो प्लास्टिक रीजन में तो जाएगा नहीं, हुक लो फॉलो करेगा, वो हुक लो कहाँ तक फॉलो करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, यानी कि ये करेक्ट ज़्यादा जॉब प्रॉपर्टी आंसर किसका, इसका कौन सा है, ये अभी तक तो ए लग रहा है, ठीक है। विच इज आर द रिजिड, विच आर द रिजिड इलास्टिक मटेरियल, क्या ये सही है, नहीं ना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आंसर हो जाएगा ए, हैविंग इलास्टिक स्ट्रेन प्रॉपर्टी बिकॉज इट शो लीनियर, ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। The property of material by which it can be bitten or rolled into piece,
अब ये आ गया बीटन और रोल्ड इंटू, पहले बता दिया था ना मैंने, मेलेबिलिटी होती है वो, ठीक है। ओके, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन, सडन के लिए पूछा है 1/2 इंटू पी इंटू में डेल्टा कर दो, सॉरी 1/2 इंटू पी डेल्टा होता है ग्रेजुअली के लिए, सडन के लिए क्या होगा, पी इंटू में डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये ग्रेजुअली के लिए होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, म्यू और क्या, ई। बार करेंगे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ऑर्थोट्रोपिक में कितने होते हैं, 9, और एनाइसोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं टोटल, एनाइसोट्रोपिक के लिए डायरेक्ट याद रखना 21, 3 वैल्यू याद रखनी है आपको। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट वो हो जाएगी 2, ऑर्थोट्रोपिक की बात कर देगा तो 9, और अगर एनाइसोट्रोपिक की बात करेगा तो 21, ठीक है। क्रीप जो है, क्रीप ऑफ द मटेरियल इज, क्या बताता है क्रीप, नॉट बीइंग ए डक्टाइल, टू बिकम ब्रिटल, डिसअपियर ऑफ डिफॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ लोड। ओके, तो इसका अब एक लास्ट वन से पढ़ो, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विद टाइम एंड द सस्टेन लोडिंग, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, हाई कार्बन स्टील है, या ब्रॉन्ज है, ठीक है, या माइल्ड स्टील है, या कास्ट आयरन। आपको पता है डक्टाइल की बात कर रहे हैं, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है इसके अंदर, माइल्ड स्टील करेगा, ठीक है। कार्बन स्टील तो वो वैसे नहीं करेगा क्योंकि कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी इसमें, तो जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा वो क्या हो जाता है, डक्टाइल तो रहता ही नहीं वो। उसके बाद कास्ट आयरन में भी क्या होता है, माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में ज़्यादा कार्बन होता है, तो माइल्ड सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील शो करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन रोट आयरन के लिए सबसे कम, माइल्ड स्टील के लिए 0.1 से 0.225, और कास्ट आयरन के लिए 2.5 से 4। अब हाई कार्बन स्टील सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब कि 0.55 से 0.95 शो कर, ओके। और पिग आयरन के लिए जो होता है वो 4% तक होता है। अब देखिए, जो ब्रिनेल एक हार्डनेस टेस्ट है, ठीक है, वो किस, द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इज, जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट है किस टाइप का इंडेंटर इसमें यूज होता है, तो इसका जो डायरेक्टली आंसर है वो हार्ड स्टील, ये उसका डायरेक्टली आप याद रखो, ठीक है, हार्ड स्टील बॉल यूज होता है। अगर रिपीट हो गया तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा टेस्ट अपने जनरली इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन इसने दे रखा है तो अपने को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसके लिए, हार्ड स्टील बॉल, ठीक है। अब देखिए, the intensity of direct longitudinal stress in the cross section of any point distance r from the neutral axis is proportional to, वैसे तो ये क्वेश्चन बेंडिंग स्ट्रेस का है, लेकिन इस यूनिट में जो हम अभी पहले फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक जो की फर्स्ट यूनिट है वो कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप एक कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना, m ओपन में i इक्वल टू f ओपन में y इक्वल टू e बाई आर, ठीक है, e बाई आर। तो अपने को पता है ये एफ, यानी कि ये इसको सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा है ये, ठीक है। अब आपको पता है, अब हम ये क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी और डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कुछ ना कुछ इसके बारे में ये बात कर रहा है, सिग्मा के बारे में। क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है, तो आपको पता है इसको, अगर आप सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ई वाई बाई आर, ठीक है। अब आर वाई जो है वो क्या होता है, वाई होता है आर बाई 2, ओके। वाई क्या होता है, वाई वैसे तो डी बाई 2 होता है, जब हमने बात करेंगे इसकी तो सर्किल वगैरह की, तो इसके अंदर आर बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो आर बाई 2, तो यानी कि जो सिग्मा है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अंदर आंसर जो इसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हैं आप, ये सिग्मा है, और ये अगर अब वैल्यू पुट करोगे वाई की आर बाई 2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है दोनों के बीच में, तो इसका डायरेक्टली आंसर है आर, ओके। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, पहले तो ये किसके बारे में बात कर वो देख लेते हैं, विद द फटीग फेलियर की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल बिल्कुल होता है, फटीग फेलियर शो करता है, लार्ज वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस भी शो करता है, लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी शो करता है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है फटीग फेलियर के बारे में, ठीक है। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ऑफ ए मेटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो, तो ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
आपको एक फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल टू, आप इसको देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला कौन, मैंने तो जिस हिसाब से याद करा, जैसे G इक्वल टू क्या होता है, E/2 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये रिलेशनशिप है E और G के बीच में, और एक बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप होता है E/3 1 माइनस का 2 म्यू। तो हमको यहाँ पर तो इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बात कर दी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, दोनों की बात है उसकी, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि मेटेरियल पॉइजन रेशियो, ठीक है, हैविंग पॉइजन रेशियो 0.2, ओके, म्यू की वैल्यू अपने को दे दी, ठीक है। तो यंग मॉडुलस तो इसका ई है, तो अगर हम ये G/E करते हैं तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। इसको अपने नीचे लेके आ गए, लेकिन अपने इसने रेशियो पूछा है यंग का, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो E/G, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो 1 प्लस म्यू रह जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करो इसकी 0.2, तो 1.2 इंटू में 2, ये आ जाएगा आंसर 2.4, ठीक है। अब देखिए, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, बात किसकी बात कर रहा है, इलास्टिक लिमिट की। अब आप बता सकते हो डायरेक्टली आंसर। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अंदर की एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टफनेस ऑफ मटेरियल, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द फेलियर, ठीक है। जब भी बात करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर की एरिया की, तो उसका बता दिया मैंने कि यहाँ तक, क्योंकि पूरा का पूरा ये कर्व किसका है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ही तो है ये पूरा का पूरा कर्व, तो इसके अंदर जो भी एरिया शो कर रहा है लास्ट तक, वो उसका क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है। इसके बारे में मैंने पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड टू ग्रेजुअली, इसका फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्या होता है, ग्रेजुअली की बात करेंगे 1/2 इंटू पी इंटू में डेल्टा, और अगर सडन अप्लाई हो रहा था पी इंटू में डेल्टा, तो रेशियो किसका पूछा है, सडनली अप्लाइड टू ग्रेजुअली अप्लाइड, सडनली यानी कि इसका ये बाई ये रेशियो पूछा है, ठीक है। ये तो कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन, ये मतलब ये जो शो हो रहा है वो क्या है, देखने में पता लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस है ये इसको खींचेगा ना नीचे, यानी कि जहाँ भी ये, इसको अपने टेंसाइल बोलते हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये बार है, इसको ये खींचने की कोशिश कर रहा है, आंसर है टेंसाइल स्ट्रेस। एट यील्ड पॉइंट ऑफ द ए टेस्ट पैलेस, ठीक है, यील्ड पॉइंट ऑफ ए टेस्ट द मटेरियल, जब मतलब यील्ड पॉइंट पर, क्या यील्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या वो ओबे हुक लॉ करता है, बिहेव इन इलास्टिक मैनर, या रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप रिमूवल ऑफ लोड, या अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब आप एक बात हो, जब कोई वैल्यू यील्ड स्ट्रेस पर जा चुकी है, ठीक है, तो क्या वो हुक लॉ को तो बिल्कुल ओबे नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक शो करता है वो, और यील्ड स्ट्रेस उसके ऊपर की बात हो रही है। बिहेव इन इलास्टिक मैनर नहीं, ठीक है, ठीक है। और रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जब ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन दे, अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये बात सही है। जब हम ऐसे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट होती है, यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट दिखता है, यहाँ लोअर यील्ड पॉइंट दिखता है। यहाँ पर अगर मटेरियल आ चुका है, तो अब ये वाला जो रीजन होता है ये प्लास्टिक रीजन होता है, अब यहाँ पर आने के बाद ये डायरेक्ट प्लास्टिक रीजन में जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या शो करेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा यील्ड पॉइंट पर पहुंचने के बाद में, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब कोई स्टील रॉड है, वो जिसका क्रॉस सेक्शनल जो 25 स्क्वायर मीटर को कनेक्ट करे, या 2 पैरेलल वॉल 5 मीटर अपार्ट है, उसकी मतलब उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिस तरह से उसका अरेंजमेंट है, और द नट्स ऑफ द एंड्स वर टाइटन्ड व्हेन द रोड वाज हीटेड अप एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू दे रखी है ये, और ई स्टेल की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू दे रखी है mn पर mm स्क्वायर। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 0.2 इंटू में 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर अब वैल्यू mn में दे रखी हो तो। टेंसाइल स्ट्रेस
टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड एट द टेम्परेचर, इतने डिग्री टेम्परेचर पर टेंसाइल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, आपको इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है RL अपॉन में ए इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब L से तो L कट जाएगा, यहाँ पर L का तो कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, अब R अपॉन में A क्या हो जाता है, अगर इसको एक तरह से P भी मान सकते हो, यानी कि एक स्ट्रेस है, P बाई ये स्ट्रेस है। ठीक है, ओके, तो ये स्ट्रेस हो गया। अब E को हम यहाँ भेज देते हैं, तो फाइनल जो फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का वो बन गया अल्फा डेल्टा टी इंटू में E। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी सारी, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 0.2 इंटू में 10 की पावर 6, और ई कितना है, ई ई की वैल्यू हमने लिख दी ना, ई वाली 2 इंटू में 0.2 इंटू 10 की पावर 6, और टेम्परेचर है इसका कितना, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर है इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ कर देते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, देखिए 12 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 0.2 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में टेम्परेचर दे रखा आपने को 50 दे रखा ना, नहीं ये वाला नहीं, ये टेम्परेचर लेकर चलना, सॉरी इस टेम्परेचर को मानना पड़ेगा जिस पर वो हीट किया गया है। ठीक है, ओके, तो देखिए ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 10 की पावर, क्योंकि इसको 1/10 की पावर 6 कर देंगे माइनस है, तो ये एक पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटा देंगे, ये 10 बच गया, ये 12 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 120, इसका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस, इसकी स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो विद ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द कार्बन इन स्टील, तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन की, तो स्टील डिक्रीजेज इज क्या, डक्टिलिटी, वो सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले बताया था, डिस्कस किया था। द फिनोमिनन ऑफ द शो क्या कर रहा है, ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीज विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, द, वापस पढ़ो, द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन। ठीक है, स्लो एक्सटेंशन मटेरियल हैविंग इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड, कांस्टेंट लोड है क्या, वो क्रिपिंग कहलाएगी, क्या वो ब्रेकिंग या यील्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वो फिनोमिना है। ठीक है, टाइम के साथ अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट लोड के कारण, तो वो क्रीप कहलाता है उसका, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रीप। ठीक है, अब देखो द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज ऑफ लोड। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस है जिस पर एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, मतलब कि जब यहाँ है, ठीक है, आपको पता है ये जब यील्ड पॉइंट को अचीव कर लेगा ना, इसके बाद में बहुत जल्दी क्या होता है, अपने जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो अचानक से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर तो वो जो होता है वो कहलाता है, ठीक है, स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड, तो वो पॉइंट जो उस पॉइंट की बात कर रहा है तो वो यील्डिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब उस पॉइंट की बात करेगा तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे यील्डिंग पॉइंट। ओके ठीक है, अब तो आज के इतना इतना करते हैं आज। ठीक है, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हो गए, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।